Hello everyone, this is साक्षी वैष्णोई. वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में सिंपल पेपर को करने वाले हैं सॉल्व. ये रहेगा हमारा सिंपल पेपर 1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल पेपर कुछ नहीं, आपके जो एक्चुअल में जो एग्जाम होता है उसी का एक क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिस पेपर है. एग्जैक्टली जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिस पैटर्न में आता है, सेम पैटर्न में जो है हम लोग करते हैं सैम्पल पेपर्स को सॉल्व. ना सैम्पल पेपर से जो है मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सबसे पहले जो है सैम्पल पेपर को खुद सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चंस लो और उनके जो है आंसर कर दो. इसके बाद में ये वाला वीडियो देखो और इसमें जो है सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हैं आपको, तो सॉल्यूशंस को समझते जाओ, कहाँ पर क्या कैसे लिखना है वो चीज़ देखते जाओ. इससे जो है आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपका जो है खुद का एक बार क्या हो जाएगा, टेस्ट जो है वो हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा कि हाँ आप जो हो कितना प्रॉपरली आंसर लिख पा रहे हो. ओके, तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो. और अगर आप ऐसा कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप एग्जैक्टली 2 आवर्स का टाइम लेकर बैठोगे. ये नहीं कि अभी आधा कर लिया फिर कुछ कर लिया, ऐसे नहीं करना है. जैसे आप आपका एग्जाम अटेम्प्ट करते हो सेम वे में आपको ये जो है आपका सैम्पल पेपर भी अटेम्प्ट करना होगा. ऑल राइट, तो चलिए आगे चलते हैं और जो हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर है इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. नाउ जैसे कि हमारे पास में जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपके पास में क्या आते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो कि आपको बोला जाता है कि प्लीज़ पढ़ लो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं. राइट, ये चीज़ भी हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए. बिकॉज कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि हर पेपर में सेम तो है, ये तो हमें पता है, बट स्टिल कभी कभार ये होता है कि आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन हो जो कि बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही ज़रूरी हो. इसलिए जो है एक बार देख ज़रूर लेना चाहिए. ये जो है हार्डली आपका जो है 1 मिनट कंज्यूम करने वाला है. ऑल राइट, तो जल्दी जल्दी से देख लें. सो दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 13 क्वेश्चंस. 13 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में. उसके बाद में दिस पेपर कंटेन्स 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चंस होंगे किसके, 2 मार्क्स के होंगे. उसके बाद में 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के. ऑल राइट, देन 2 मार्क्स क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आर टू बी आंसर 30 to 50 वर्ड्स. जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है उनको आप 30 से 50 वर्ड्स में आंसर करने वाले हो. जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन है उन्हें आप 50 to 80 वर्ड्स में जो है आंसर करने वाले हो. ये भी एक काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर ही होंगे. देन 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप 80 to 120 वर्ड्स में जो है आंसर करने वाले हो. स्टूडेंट्स, डू नॉट एक्सीड दी वर्ड लिमिट जो कि गिवन है. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो. ठीक है, वहीं अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 120 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो. जो है अपर लिमिट को भी आपको एक्सीड नहीं करना है और ये जो हमारी लोअर लिमिट है इससे कम भी नहीं जाना है. ठीक है, तो आपका जो है रेंज में ही चलना चाहिए आपका जो आंसर है वो. देन दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इन्हें बोल सकते हैं. ये भी आपके पास में पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में. ठीक है, तो ये कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए. अब आगे चलते हैं. आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 40 मार्क्स के हो गए और टाइम अलाउड है आपका 2 आवर्स का. ऑल राइट, आगे चलते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं. सबसे पहले आपके पास में आया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दैट कंटेन्स 2 मार्क्स. 2 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, 30 to 50 वर्ड्स जो है ये आपको लिखने होंगे. क्या है आपका क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. अब जब भी डिस्टिंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप दो मेथड से आप उसे आंसर कर सकते हो. एक, आप जो हो 1 by 1 उससे डिफरेंस बता रहे हो. ठीक है, दूसरा होता है आप क्या बता रहे हो, आप जो हो टेबल के फॉर्मेट में आंसर कर रहे हो. ज्यादा बेटर वुड बी दी टेबल फॉर्मेट. ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या बताना है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस. तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जो कि अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए, जो है उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें और वैल्यू एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो कंप्लीटली जो है कंप्लीट गुड्स हम उन्हें कह सकते हैं. वहीं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर आते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हेल्प करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है, सो इसका जो है डिफरेंस हम लोग लिख देते हैं. फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. ठीक है, वेयर एज
These intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for production or for further production purposes. ठीक है, तो फाइनल गुड्स में हमने लिखा कि ये वो गुड्स हैं जो कि या तो आप फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। और वही इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसका एक एक डिफरेंस हुआ। आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी अगर डिफरेंस वाला है या कोई पॉइंट्स आपको लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान रखो कि एटलीस्ट आप 2 पॉइंट्स लिखो। ठीक है, ऐसे मत करना कि अच्छा 1 पॉइंट हमारा फाइनल गुड का हो गया, 1 इंटरमीडिएट का हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इतनी जो है ना कंजूसी हमें करनी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से आंसर लिखना है। तो इसके साथ में आप क्या लिखोगे, एक और जो है डिफरेंस लिखोगे, जैसे कि आपने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो आपका एक और डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपने लिख दिया कि एक ही गुड को ले लो भले ही, और उसे जो है आप दोनों वे से या आपके फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर यूज्ड बाय अ हाउस होल्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपकी फाइनल गुड। ये हो गया हमारा फाइनल गुड। और वहीं अगर हमें शुगर को ही इंटरमीडिएट गुड बताना है तो वो क्या हो जाएगा, शुगर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ केक। ठीक है, इन मेकिंग केक बाय अ बेकरी, तो ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इस बेकरी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है आपका केक। ठीक है, तो ये आपका जो है इंटरमीडिएट गुड हम इसे कहेंगे। ऑल राइट, और अगर आप फाइनल और इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल दे रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना कि आप पूरा जो है एक्सप्लेन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया शुगर। ठीक है, शुगर कैन बी अ फाइनल गुड एट वन टाइम एंड इंटरमीडिएट गुड एट द अदर टाइम। ठीक है, इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो सबका आपको क्या बताना है कि उसका एंड यूज क्या है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जो है एंड यूज अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और ले लो कि चेयर आपने ली। ठीक है, अगर चेयर आप यूज कर रहे हो फॉर योर फाइनल कंजम्पशन तो ये आपका फाइनल गुड है। वहीं अगर चेयर जो है एक फर्नीचर जो है शॉप वाला खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको प्रॉपरली लिखना है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज कैसे कर रहे हो, क्योंकि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का जो डिस्टिंक्शन है वो किसके बेसिस पर किया जाता है, उसके एंड यूज के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ऑल राइट, तो आई गेस कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाओ, इसी का जो है एक और क्वेश्चन गिवन है और में। अब जब भी और काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा याद रखना कि आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना है। अब यहाँ पर और में क्या क्वेश्चन है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें या तो आप फाइनल और इंटरमीडिएट गुड के बीच का डिफरेंस बताओगे या फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बीच का डिफरेंस बताओगे। दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर नहीं करोगे, आपको दोनों क्वेश्चंस आंसर करने पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन हमेशा आंसर करना है जब भी और काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है तो। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप दोनों क्वेश्चन को आंसर कर देते हो तो जो आपने पहले आंसर किया है उस क्वेश्चन के बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर भले ही आपने जो बाद वाला जो आंसर है वो ज्यादा अच्छा लिखा हो लेकिन वो जो है फिर मैटर नहीं करता। जो भी आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन को आंसर किया होगा उसी पर जो है मार्क्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब आपका और वाला क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बीच में आपको बताना है डिफरेंस। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नलिटीज हमारे एक्शन का इफेक्ट या इम्पैक्ट किसी भी थर्ड पार्टी पर होना इज नोन एज एक्सटर्नलिटी। ठीक है, और ये चीज जो है इसके लिए आप कोई भी पेनलाइज्ड या फिर जो है कोई भी काइंड ऑफ अवार्ड नहीं दिया जाता है।
ठीक है। सो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या हो जाएगी, जब आपके एक्शंस का कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, किसी भी काइंड ऑफ जो है बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है अगर आपके किसी भी एक्शन से एक थर्ड पार्टी पर, तो वो होती है आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और जब आपके एक्शंस जो है वो हार्म पहुंचाते हैं किसी भी एक थर्ड पार्टी को, तो वो आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसका डिफरेंस हम बता देते हैं। Positive externalities refer to benefits caused by one entity to another without being paid for it, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हम किसे बोलेंगे, वो बेनिफिट्स हैं जो कि एक एंटिटी जो है वो दूसरे एंटिटी को जो है पहुंचाती है, वो बेनिफिट्स जो है वो देती है बिना किसी पेमेंट के, ठीक है। अगर मेरे कोई भी एक्शन की वजह से किसी और को कोई बेनिफिट पहुंच रहा है और मैं उसके लिए बिल्कुल भी पेड नहीं की जा रही हूँ और वो चीज़ मैंने इंटेंशनली भी नहीं की है, तो इसे हम एक्सटर्नलिटी कहते हैं, ठीक है। Whereas negative externalities refer to harms caused by one entity to another without being penalized for it, ठीक है। और वहीं हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो हार्म्स होते हैं जो कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को पहुंचाती है बिना किसी जो है पेनाल्टी के, ठीक है, जो है उन्हें किसी भी काइंड ऑफ की पेनाल्टी चार्ज या पे नहीं करनी पड़ती है। ऑल राइट, अब इसका एग्जाम्पल लिख दें, इसमें भी जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक और आप क्या करोगे, डिफरेंस बताओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख दो। सबसे पहले आ जाता है आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट सिंपल सी चीज है कि मैंने जो है ट्रीज प्लांट किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। मैंने किसी और के लिए नहीं किए, मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने अपने गार्डन में जो है ट्रीज को जो है प्लांट किया है, ताकि वो जो है मुझे पीस प्रोवाइड करे, मुझे फ्रेश एयर प्रोवाइड करे। लेकिन क्या वो जो ट्री है वो क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा, नहीं, वो ट्री जो है वो अपने आसपास जितने भी लोग हैं, पूरा जो सराउंडिंग है उसे फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा, राइट। तो मैंने किसी और के लिए जो है ट्री प्लांट नहीं किया, मैंने तो अपने लिए किया था, लेकिन मेरे जो है मैंने जब खुद के लिए भी किया तो वो चीज जो है दूसरों को भी क्या कर रही है, दूसरों पर भी उसका इफेक्ट हो रहा है। और ये इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ हार्म मैंने नहीं पहुंचाया, ये क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव है, ये बेनिफिशियल है, तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जैसे कि मैं जो हूं क्या कर रही हूं, मैं कोई भी काइंड ऑफ जो गार्बेज है उसे बर्न कर रही हूं, ठीक है। तो अगर मैं उसे बर्न कर रही हूं स्टूडेंट्स, तो मैंने तो नहीं सोचा था कि भाई मेरे इसको बर्न करने से मैं किसी को हार्म पहुंचाऊं, मैं तो अपना जो है गार्डन साफ कर रही हूं, या मैं ये बोलूं कि मेरी जो सराउंडिंग्स है उनमें जो भी गार्बेज है मैं उसको साफ कर रही हूं। तो वो जो मैंने गार्बेज जलाया है, ठीक है, मैं उसको जलाकर साफ कर रही हूँ, तो वो जो मैंने जलाया है उसकी वजह से जो भी एमिशंस हुए हैं आपकी सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ है ये दूसरों को और साथ ही साथ मुझे भी एक तरह से देखो तो, बट स्टिल अभी हम लोग दूसरों की बात कर रहे हैं, तो ये जो पोल्यूशन हुआ है ये दूसरों को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हम क्या बोलेंगे, दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गई आपको जो दोनों के एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये कर लेते हैं कंप्लीट। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पर चले। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज गिवन दैट, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है इसे करना है फाइंड आउट। क्या चीज गिवन है हमारे पास में, ये देखें तो हमारे पास में गिवन है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ एंड कंजम्पशन फंक्शन गिवन है आपके पास में C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.80y। ऑल राइट, नाउ जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो हमें पता है क्या कंडीशन होती है, y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ये कैसे हमने बताया है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिए हैं, और जब हम अभी सिंपल पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं सो दैट सिंपली मीन्स कि आप जो हो सब कुछ ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। ये आपका एक काइंड ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ही होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है,
ठीक है। नाउ y हमें करना है फाइंड आउट। c की वैल्यू हमारे पास में गिवन है क्या? आपके पास में गिवन है 100 प्लस 0.80y, तो इसे जो है आप सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.80y प्लस आई की वैल्यू गिवन है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है कितना, 500 करोड़ का। ठीक है, अब ये 0.80y को हम कहाँ ले जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। दैट वुड बी y माइनस 0.80y इज इक्वल्स टू 500 प्लस 100 विल गिव यू 600। ठीक है, नाउ y माइनस 0.80y क्या हो जाएगा, 0.20y इज इक्वल्स टू 600। नाउ 600 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 0.2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास में आ जाएगी y की वैल्यू। ऑल राइट, और वो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सो आई गेस क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट कि आपको कैसे जो है कैलकुलेशन करना है। अब जो है प्रॉपरली एक और बार देख लो इसको। हमने लिखा सबसे पहले गिवन इज द कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, 500 करोड़ का। वी नो एट इक्विलिब्रियम लेवल y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, ये सारी चीजें हमने सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पर आ गए हम 0.2y इज इक्वल्स टू 600। अब आपको क्या करना है, 600 को आपको डिवाइड करना है 0.2 से। पॉइंट जो होता है, जो डेसिमल होता है, उसमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, एक जीरो ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ 6000 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 3000, तो y कितनी आ गई आपकी, y आ गई आपकी 3000 करोड़ की। ठीक है, फिर आई गेस कि ये क्लियर हो गया है, तो अब नेक्स्ट वाले पर आ जाए। अब इसी में सेकेंड ही क्वेश्चन में आपके पास में एक और जो है क्वेश्चन गिवन है, और वाला क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को करना होगा सॉल्व। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन गिवन है। कैलकुलेट चेंज इन इनकम दैट इज चेंज ऑन वाई फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ठीक है, अब जो है हमें इस वाले क्वेश्चन में चेंज इन वाई को करना होगा फाइंड आउट। ए गिवन है आपके पास में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.8 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। नाउ एमपीसी और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की हेल्प से आप चेंज इन वाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक कैसे है, हमारा जो एक कंसेप्ट है दैट इज मल्टीप्लायर, राइट, के जिसे हम के के सिंबल से जानते हैं। ऑल राइट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे कि हम जो है के से लिखते हैं। अब के की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो इसके वेरियस फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि एक होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, वहीं एक और फॉर्मूला होता है के का, क्या, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। ठीक है, अब आपके पास में एमपीसी गिवन है, तो यहाँ पर आप एमपीसी को सब्स्टिट्यूट करोगे और क्या फाइंड आउट कर लोगे, के की वैल्यू को कर लोगे फाइंड आउट। ठीक है, फिर ये के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, तो चेंज इन वाई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। के की वैल्यू और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा चेंज इन वाई, और इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें करना होगा फाइंड आउट। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है क्या प्रोसेस आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर आगे चलो, इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो देखें। गिवन हमने लिखा चेंज इन आई इज इक्वल्स टू 1000 करोड़। ठीक है, ये 1000 करोड़ गिवन है, ये हमने लिख दिया। एमपीसी हमने बता दी कितनी है, 0.8 है। As we know, multiplier that is k is equals to 1 divided by 1 minus MPC, that is 1 divided by 1 minus 0.8, तो 1 minus 0.8 कितना होता है आपका, 0.2 होता है। यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आपका k क्या है, दैट इज 5 टाइम्स। ऑल्सो k is equals to change in y divided by change in I होता है। ठीक है, that is 5 is equals to change in y divided by 1000। अब 5 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो हमारे पास में चेंज इन y की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 5000 करोड़। ठीक है, तो चेंज इन y की वैल्यू कितनी आ गई, चेंज इन y की वैल्यू आ गई आपकी 5000 करोड़ की। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही सिंपल है। कुछ एक दो कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, बाकी जो है
सारी चीज़ें वहीं से जो है घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा चैप्टर है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं और होते हैं। एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, As the income increases, people tend to save more. Justify the given statement. ठीक है, क्या स्टेटमेंट गिवन है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग ज़्यादा सेव करने लगते हैं। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, मतलब कि हमें बताना है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है, और कैसे सही है उस चीज़ को हमें प्रॉपरली बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या ये बात सही है? येस, एब्सोल्युटली सही है। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि जब इनिशियली पहले मान लो इनकम बढ़ी, ठीक है, तो जब इनिशियली इनकम इंक्रीज होती है तो जो लोगों के अनसेटिस्फाइड जो वांट्स होते हैं सबसे पहले उन्हें जो है सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहले स्टेज पे कंजम्पशन बढ़ता है। फिर जब अगर ये कॉन्सिक्वेंटली जो है ये अगर बढ़ती ही जाती है, अगर कंसिस्टेंट हम देख रहे हैं कि इनकम इंक्रीज हो रही है, तो जब कंसिस्टेंट इंक्रीज होती है तो धीरे धीरे जो भी एक पर्सन है, जो भी एक कंज्यूमर है, उसके जो वॉन्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं सेटिस्फाइड। जब वॉन्ट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं, तो फिर एक पर्सन सोचता है कि वो अपनी इस इंक्रीजिंग इनकम का ज़्यादा पार्ट क्या करे, सेव करे, ताकि फ्यूचर में जो है ये सेविंग्स उसके काम आए। अगर कोई भी अनफोर्सीन कंटिजेंसीज आ जाए तो तब जो है ये सेविंग्स यूजफुल रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनकम जब बढ़ती है तो विद इंक्रीज इन इनकम जो सेविंग है वो इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब इसका प्रॉपरली आंसर आप कुछ इस वे में लिखोगे, एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ हिज और हर इनकम ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये क्यों? बिकॉज ऑफ द बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जो बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके कारण जो है एक कंज्यूमर जो है वो लार्जर प्रोपोर्शन स्पेंड करता है किस पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, जब लोअर लेवल ऑफ इनकम है, जब इनकम आपकी कम है, ठीक है। एज द इनकम इंक्रीजेज ओइंग टू द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज एक अगर रैशनल कंज्यूमर की हम बात करें तो एक जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग पीपल टेंड टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर फॉर फर्दर अनसर्टेनिटी, फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो जो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग जब इनकम बढ़ती है तो फिर एक पर्सन जो है वो कंज्यूम कम करता है और सेव ज़्यादा करता है उसके फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए। ऑल राइट, तो इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि विथ इंक्रीज इन इनकम पीपल टेंड टू सेव मोर। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी 2 मार्क्स का ही और 2 इंडिकेटर्स ही आपको बोले गए, तो आपको जो है सिंपली आपका आंसर कर देना है। अब आपको जो है सबसे पहले क्या बताना है, आपको स्टेट करना है और डिस्कस भी करना है। दैट मीन्स आपको कोई भी 2 इंडिकेटर्स बताना है, साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेन करना है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई सा भी जो है इंडिकेटर ले सकते हो। अब इसके लिए जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स दैट मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री आर, फर्स्ट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये वो रेट है जो कि इंडिकेट करता है कि पर 1000 लाइव बर्थ्स कितने इन्फेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और वो सारे लोग, मतलब कि वो जो है वो आपको परसेंटेज बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। All right, so infant mortality rate indicates the number of children that survive first year of their life, ठीक है। जैसे कि मान लो infant mortality rate आपको कितना बोला गया, 935, so that means कि इतने लोग जो है, इतने जो infants है, they are able to survive the 1 year of their life, okay, या 1 year of the age जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, एंड बाकी के जो है 1000 से आप माइनस कर लो, that is they are not anymore, ठीक है। तो वो आपको बताता है कि कितने जो है इन्फेंट्स हैं जो कि अपना ये जो 1 ईयर है ये सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो है क्रूशियल एज होती है, इसमें कि एक जो बच्चा होता है वो भी बहुत ही, हम बोलेंगे, नाजुक सा होता है, तो इसलिए जो है 1 ईयर का जो हमारा मार्जिन है वो लिया जाता है। देन कम्स लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट और हेल्थ स्टेटस से क्या जो है कनेक्शन है? हम हेल्थ स्टेटस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिटरेसी रेट बताया जा रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स, हेल्थ स्टेटस को जो है प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एक पर्सन के पास में जो है उस जो हेल्थ है उसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर एक इलिटरेट पर्सन है तो उसे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा एंड ही विल अज्यूम कि शायद ये सही है, क्योंकि भाई उन्हें नॉलेज है। लेकिन अगर वही कोई लिटरेट है जो कि खुद भी पढ़ लिख सकता है तो वो भी जो है चीज़ों को रिसर्च कर सकेगा, वो भी जो है चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसलिए जो है लिटरेसी रेट भी हेल्प करती है आपके हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करने में या मेजर करने में, ठीक है। सो लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years और अबव, ठीक है। लिटरेट पॉपुलेशन जो है लिटरेसी रेट बताता है कौन सी एज ग्रुप में? 7 years और मोर वाली में। ऑल राइट, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, जो कि आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही 2 इंडिकेटर्स लिखना है, आप कोई भी इंडिकेटर्स लिख सकते हो, क्योंकि आपसे बोला गया है कि आपको कोई भी जो है 2 इंडिकेटर्स बताने होंगे, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। अब इसी में जो है और वाला क्वेश्चन देख लो, क्या गिवन है? Compare and analyze the women worker population ratio in rural and urban areas based on the following information। ये information हमारे पास में गिवन है और हमें बोला गया है कि हमें किसे एनालाइज करना है सॉरी, वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डेटा से हमें जो है अपनी जो विमेन का जो वर्कफोर्स और विमेन वर्कफोर्स जो रेशियो है इसे जो है हमें एनालाइज करना है और इसे हमें डिस्कस करना होगा। देखो क्या गिवन है यहाँ पर? 6 गिवन है। हमें अभी जो है एट प्रेजेंट मेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें विमेन के बारे में बोला गया है। तो आप सिर्फ इस विमेन वाले कॉलम को देख लेते हैं, विमेन वाली जो रो है उसे देख लेते हैं। टोटल विमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द टोटल वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो तो कितना है? 16.5%, ठीक है। वहीं हम रूरल एरियाज की बात करें सो दिस इज 17.5 एंड अर्बन एरियाज की बात करें सो दिस इज 14.2। अब ये जो आपकी जो टोटल विमेन जो वर्क कर रही है उसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन आपने रूरल एरियाज में क्यों देखा? आपको सिंपली जो है ये चीज एक्सप्लेन कर देनी होगी। तो उसके पीछे का रीजन होता है काफी जो है हम बोलेंगे पुअर स्टेट, ठीक है। बिकॉज रूरल एरियाज में लोगों की इनकम इतनी नहीं होती है तो विमेन को भी वर्क करना पड़ता है ताकि वो जो है फैमिली को ताकि जो फैमिली है उसे फीड कर सके, दोनों जो हमारे वर्किंग हेड्स हैं वो मिलकर। लेकिन अर्बन एरियाज में देखा जाए तो एज कंपेयर टू रूरल एरियाज कम विमेन वर्क करती है और उसके पीछे का रीजन यही होता है कि अर्बन एरियाज में इतनी पॉवर्टी नहीं होती जितनी रूरल एरियाज में होती है, ठीक है। तो मेन जो हम रीजन बताएंगे दैट इज पॉवर्टी, जिसके पीछे मेनली विमेन वर्क कर रही हैं, या फिर हम बोलें कि ज्यादा विमेन जो है वो रूरल एरियाज में हमें वर्क करती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अब इसको जो है हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। तो इसको प्रॉपरली आंसर करते हैं। द डेटा इन द गिवन टेबल रिवील्स दैट विमेन कंस्टिट्यूट 16.5% ऑफ टोटल वर्कर पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। इस डेटा से हमें क्या पता चला कि जो विमेन है वो 16.5% जो है कंस्टिट्यूट कर रही है टोटल वर्कर पॉपुलेशन का आपकी जो है इकोनॉमी में, ठीक है। द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज 17.5% आर रिलेटिवली हायर देन द विमेन वर्कर्स इन अर्बन एरियाज दैट इज 14.2%. Due to the abject poverty in rural areas, rural women are compelled to work more than their urban counterparts, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स है कहाँ पर? रूरल एरियाज में, वो कितनी है? 17.5% है, जो कि रिलेटिवली हायर है किससे? अर्बन एरियाज से, जो कि आप देख रहे हो 14.2% है। और ये क्यों हुआ है? ड्यू टू दी एब्जेक्ट पावर्टी इन रूरल एरियाज, ठीक है। पावर्टी की वजह से ही, जो कि अगर हम देखें कि उनके जो अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं उससे देखें तो पावर्टी रूरल एरियाज में ज्यादा है, इसीलिए जो है रूरल विमेन ज्यादा वर्क कर रही है एज कंपेयर टू देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। ऑल राइट, तो ये हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई गेस क्लियर है। ये जो टेबल था उसे देखकर हमने क्या किया? अपने क्वेश्चंस को जो है आंसर कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के। इसे जो है हमें जस्टिफाई करना है वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ में। तो क्या स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में?
ऑब्वियसली करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। किस चीज का सपोर्ट सिस्टम? आपकी पूरी इकोनॉमी के लिए जो है सपोर्ट सिस्टम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है वेरियस एक्टिविटीज को, जो है ये इजी बनाता है वेरियस एक्टिविटीज को, जिसकी हेल्प से जो वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है वो बहुत ही इजीली अंडरटेक की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो क्या इंक्रीज कर रहा है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। इंड्यूसेस हायर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। दिस विल फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो एंड जनरेट मोर इनकम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर हो रही है तो इनकम भी ज्यादा जनरेट होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो ज्यादा जो है इनकम अर्न करने के क्या होंगे? अपॉर्चुनिटीज होंगी। With the rise in income, the quality of life of the people improves. Thus, conclusively, we may say that infrastructure contributes to the economic development of the country. ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो है ना बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वेरियस क्वेश्चंस को जो है देख रहे हैं और उन्हें समझकर उन्हें आंसर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम लोग जो है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया है, अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप देख लेना कि आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। अगर कुछ भी लग रहा है कि ये चीज़ अभी छूट गई है, इसे हम लोग एक बार देख लें, तो वहां से जाकर जो है प्लेलिस्ट पे चले जाना। प्लेलिस्ट से आपको आपकी जो सारी चीजें, जो सारे वीडियोस है वो बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Given valid reasons, explain which of the following will not be included in estimation of national income of India, ठीक है। आपके पास में तीन जो है स्टेटमेंट्स या हम बोलेंगे तीन हमारे पास में जो है चीज़ें गिवन है और हमें इसमें से बताना है कि क्या है जो कि आपकी नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखो, जब भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूजन होगा नहीं होगा ये अगर हमें बताना होता है तो सबसे पहले ये देखना कि फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट है या ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट है। अगर ये ट्रांसफर इनकम या पेमेंट है तो दैट क्लियरली मीन्स कि वो आपकी जो है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट है तो वो बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा। अब जब बात करते हैं हम नेशनल इनकम की तो इसमें जो है हम नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इनकम या पेमेंट होते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं। वहीं जब भी डोमेस्टिक जो है इनकम की बात आएगी तो आप लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड देखना होगा। ऑल राइट, अब देख लेते हैं ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास में गिवन है। सबसे पहला गिवन है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक एक्स लिमिटेड है जिसने की एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर, ठीक है। एक्स लिमिटेड जो है उसने शेयर्स खरीदे एक इन्वेस्टर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। क्या ये चीज़ इंक्लूड होगी आपकी नेशनल इनकम में? देखो यहाँ पर कीवर्ड जो है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया था, दैट इज शेयर्स। शेयर्स से शेयर्स को परचेज या सेल करना ये चीज़ हम इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेयर, अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पेपर ट्रांसफर को हम नहीं इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना ही किसी भी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होता है। इसीलिए आपका जो ए वाला पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। और हमें जो है जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं वही बताने होंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना होगा कि आप उसे इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन बनेगा दैट दिस इज जस्ट अ मेयर पेपर ट्रांसफर, इसीलिए इंक्लूड नहीं होता है। दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फिर इसका जो बी वाला है वो देखो, सैलरीज पेड बाय अ फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या है भाई? फ्रेंच एम्बेसी सिचुएटेड है। ऑल राइट,
ये जो है फ्रेंच एम्बेसी सैलरीज पे कर रही है, किसको? लोकल वर्कर्स को, लोकल वर्कर्स को जो कि हाउस कीपिंग के लिए जो है उन्हें रखा गया है। लोकल वर्कर्स दैट मीन्स कि हमारे जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वहां पर जो भी वर्कर्स हैं वो। सो ये जो लोकल वर्कर्स है ये आपके रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल है। फ्रेंच एम्बेसी भले ही हमारी रेसिडेंट ना हो, फ्रेंच एम्बेसी को हम बोलेंगे कि हमारी नॉन रेसिडेंट है या ये रेसिडेंट है ऑफ फ्रांस, बट जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं दैट इज ये जो लोकल वर्कर्स बोला गया है, ये आपकी किसका पार्ट है? या आपके रेसिडेंट का पार्ट है, ठीक है। एंड इन्हें अगर सैलरी मिल रही है तो दैट मीन्स दैट इज योर इनकम, ठीक है, आपकी जो है नेशन की इनकम है वो। साथ ही साथ सैलरी दी जा रही है, सैलरी जो है फ्री में नहीं दी जा रही, ये जो वर्कर्स हैं ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट जो है ये इनकम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो चीज है ये इंक्लूड होगी आपकी नेशनल इनकम में, ठीक है। तो ये इंक्लूड होगी तो हम जो है बी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। वहीं हम सी वाले जो पॉइंट है उस पर आए तो ये क्या गिवन है? कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने विक्टिम्स ऑफ द फ्लड जो है, विक्टिम्स ऑफ फ्लड जो है उन्हें क्या किया है? कंपनसेशन पे किया है। अब जो कंपनसेशन पे किया है, क्या वहां पर कंपनसेशन वर्ड आ गया है तो क्या इसका मतलब सिंपली ये हो जाएगा कि वो फैक्टर पेमेंट होगा? नहीं, पूरी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उससे हमें समझ में आया कि जो कंपनसेशन पे किया गया है वो किसको पे किया गया है? फ्लड विक्टिम्स को, फ्लड विक्टिम्स को पे किया गया है। दैट मीन्स कि ये जो है गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट की है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फ्लड विक्टिम्स को एक काइंड ऑफ कंपनसेट कर रही है, उन्हें जो है रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स ये फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट की फैक्टर पेमेंट नहीं है, दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट। एंड जब ट्रांसफर पेमेंट होती है तो वो चीज आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका नॉट इंक्लूडेड वाली कैटेगरी में आने वाला है। ऑल राइट, तो अब जो है आंसर देख लो इसका प्रॉपरली। Following will not be included in the estimation of national income of India। अब हमने बताया कि भाई फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, जो नहीं है वो बता देंगे। हमने लिखा ए वाला पॉइंट हमारा इंक्लूडेड नहीं है, एज सच ट्रांजेक्शंस आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड डू नॉट लीड टू एनी वैल्यू एडिशन, ठीक है। और वहीं सी वाला भी हमारा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो कंपनसेशन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेयर ट्रांसफर पेमेंट एंड डज नॉट लीड टू एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इसलिए हम उसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो आई गेस क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आगे चलें। अब आपके पास में और वाला क्वेश्चन आया है, या तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर इसे आंसर करोगे। क्या है ये देखते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्राइस इंडेक्स आर गिवन एज 500 crores एंड 125 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि आपको जो है नॉमिनल जीडीपी को करना है फाइंड आउट, और आपके पास में क्या गिवन है? आपके पास में गिवन है रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स। तो क्या आप नॉमिनल जीडीपी को फाइंड आउट कर सकते हो? बहुत ही इजीली कर सकते हो। आपको बस आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप जो हो अपनी जो नॉमिनल जीडीपी है इसे कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको इस वे से याद है अगर आप लोगों को, दैट इज रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ऐसा याद है तो बस यहाँ से क्या करो, आप जो हो ये सारी चीज़ों की जो प्लेस है वो शिफ्ट कर दो। यहाँ पर डिवाइड में है ना, तो इस साइड पर क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दैट वुड बी रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स, और ये 100 जो है ये उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस वे से आप आपका नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स। रियल जीडीपी की वैल्यू हमने लिख दी 500 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरोज एंड जीरोज हो गए कैंसिल आउट। 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो तो आंसर आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी का कितना? 625 crores, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गई ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। फिर उसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Study the following information and compare the economies of India and Singapore on the grounds of investment in infrastructure as per percentage of GDP। ठीक है, ये एक डेटा गिवन है और हमें
क्या करना है, हमें जो है कंपेयर करना है किसकी इकोनॉमीज को, इंडिया की और सिंगापुर की इकोनॉमीज को, और किस बेसिस पर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, कंट्री गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिवन है, परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड सैनिटेशन सर्विसेज, मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है। आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक है, बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड पर करना है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, और अगर मैं कंट्री देखूं तो चाइना, हांगकांग, इंडिया, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, चाइना हांगकांग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास में हाफ ही डेटा है, हाफ डेटा नेक्स्ट स्लाइड पर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखो, अब आपको चाइना और हांगकांग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से देखा इंडिया का कितना परसेंटेज है, 30% है किस, क्या, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जीडीपी। और वहीं अगर हम देखें तो फिर और क्या कंट्रीज है, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर। हमें इंडिया एंड सिंगापुर चाहिए। सिंगापुर का कितना परसेंटेज जाता है, 28% जो है ये यूज किया जाता है इन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको सिंगापुर और इंडिया चाहिए, बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतना जो है, इन सबको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सोर्सेज आपके पास में गिवन है कि ये डेटा कहां से लिया, और एक नोट गिवन है जिसकी एट प्रेजेंट हमें जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब आंसर देख लो। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर करना है, 50 to 80 मार्क्स में, 50 to 80 वर्ड्स में जो है आंसर करना होगा। ऑलराइट, सो अगर आप पॉइंट्स बना रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स रहे। तो अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो है हमने इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या होता है उसे एक्सप्लेन किया। और इसे एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे कि भाई सिंगापुर में इतना परसेंटेज है और इंडिया में इतना परसेंटेज है, तो वो आंसर आपका इनकम्प्लीट होगा, साथ ही साथ वो आंसर आपके प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट्स के अंदर नहीं आएगा। इसलिए जब थोड़े से बड़े आंसर लिखने होते हैं तो हम प्रॉपरली जो है, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी लिखते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज दैट proportion of gross domestic product which is invested for the development of infrastructural facilities in a country। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसे बोलेंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम किसे बोलते हैं, तो ये वो प्रोपोर्शन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कि इन्वेस्ट किया जाता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में इन अ कंट्री। Okay, so according to the given data, it is evident that India is contributing 30% of its total GDP on infrastructural progress, which is just a notch above the corresponding figure of 28% of Singapore। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया कि भाई इस गिवन डेटा से हमें पता चला है कि इंडिया जो है वो 30% इन्वेस्ट करती है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है किससे, सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट से, दैट इज 28%। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना कि इंडिया और सिंगापुर की जो वेरियस पॉपुलेशन वगैरह है उसमें भी आपको जो है प्रॉपर कंपैरिजन करते आना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि इंडिया का जो ये परसेंटेज है ये अच्छा है सिंगापुर से। आप अगर कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो तो वो आप सारे जो है रूट बेसिस पर आपको करने होंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो सिंगापुर की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से काफी कम है, तो वहां पर तो हम नहीं ये देख रहे। ठीक है, तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली कि ये जो है थोड़ा सा हाई भले ही है, लेकिन इस चीज को आप जो हो वेरियस अगर पैरामीटर्स पर कंपेयर करोगे तो इंडिया को और जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। So considering the vast geography of India, that this is a relatively lower proportion in this direction। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें जो इंडिया की वास्ट ज्योग्राफी है उसे, तो ये जो चीज है, ये जो हमारा परसेंटेज है ये काफी कम है। ठीक है, इफ इंडिया wants to grow at a faster rate,
शी मस्ट कंसंट्रेट ऑन हायर जुडिशियस इन्वेस्टमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इंडिया को जो है फास्टर पेस पर ग्रो करना है तो किस चीज पर फोकस करना चाहिए या किस चीज पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है? सो दैट इज जुडिशियस इन्वेस्टमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक जुडिशियस इन्वेस्टमेंट करो, सही इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, सो आई गेस जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पर आपके पास में जो है टेबल बहुत बड़ा सा दिया था, लेकिन उसमें से जो काम की चीज थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी। तो बस ऐसे ही जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो चीजें रिक्वायर्ड है सिर्फ उन्हें देखो और क्वेश्चन को आंसर करो। ठीक है, जो पूरा टेबल है उसे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो आई गेस की क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पास में एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। आपको बोला गया है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 गिवन बिलो। ठीक है, दैट मीन्स आपको पूरा ये जो है केस स्टडी पढ़नी है एंड उसके बाद में आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं 8 एंड 9 जो कि आपको इस पर आंसर करने होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर उसके बाद में आपकी जो केस स्टडी है उसे पढ़ने के लिए आओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जो है हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर अपनी जो है केस स्टडी पढ़ेंगे। ऑल राइट, इससे क्या जो है बेनिफिट होता है? तो इससे सिंपल सा बेनिफिट ये है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो अगर ऐसी चीज़ कहीं पर भी आपके केस स्टडी में आई होती है तो आपको वहीं पर ही क्लिक करता है कि अच्छा यहाँ से हमें ये आंसर लिखना होगा। तो क्या क्वेश्चन है 8, outline and discuss any 2 economic advantages of China-Pakistan economic corridor occurring to the economy of Pakistan। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके जो है कोई भी 2 एडवांटेजेस हमें बताने होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डिप ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विद चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी का जो ये है डिप ट्रैप है, मतलब कि पाकिस्तान का जो डिप ट्रैप होता जा रहा है टू दी चाइनीज इकोनॉमी, इसका जो है हमें इम्प्लीकेशन बताना होगा, एनालाइज करना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग सबसे पहले अपनी जो केस स्टडी है इसे पढ़ते हैं जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ साइनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो है बेसिकली ये केस स्टडी हमारी बेस्ड है। So the China-Pakistan economic corridor has deepened the decades-long strategic relationship between 2 nations, but it has also sparked criticism for burdening Pakistan with mountains of debt and allowing China to use its debt trap diplomacy to gain access to the strategic asset of Pakistan। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ में आए कि जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड है, लेकिन कैसे जो है चाइना अपना ये डेप्ट ट्रैप यूज करती है उसे हम लोग अभी आगे और जब इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो द फाउंडेशंस ऑफ CPEC पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर लेड इन May 2013। At the time, Pakistan was reeling under the weak economic growth. China committed to play an integral role in supporting Pakistan's economy। ठीक है, तो ये जो CPEC, ये जो हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसका जो फाउंडेशन है कब ले किया गया था? सो दैट वाज इन May 2013 एंड उस टाइम पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा कैसी चल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वीक थी। ठीक है, तो चाइना ने कमिटमेंट दी कि आपको जो है हम हेल्प करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में। ऑल राइट, Pakistan and China have a strategic relationship that goes back decades. Pakistan turned to China at the time when it needed a rapid increase in external financing to meet critical investments in hard infrastructure, particularly power plants and highways। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हम जो है डिकेड से देख सकते हैं, और ये स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान जो है चाइना के पास गया था हेल्प लेने के लिए कि आप जो हो हमें फाइनेंशियल हेल्प करो ताकि हम जो है अपना ये जो क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट है किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें जो है मतलब पावर प्लांट्स एंड हाईवेज अगर हम मेनली बात करें तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सके पाकिस्तान। ठीक है,
सो CPEC's अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट मेट दिस नीड, ठीक है। CPEC का जो क्या था, अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट था, वो इस नीड को फुलफिल कर पाया, लीडिंग टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन पाकिस्तान पावर जनरेशन कैपेसिटी, ब्रिंगिंग एन एंड टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स दैट हैड मेड रोलिंग ब्लैकआउट्स अ रेगुलर ऑक्यूरेंस अक्रॉस द कंट्री। और ये जो इन्वेस्टमेंट था, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई और काफ़ी अच्छी हो गई। और इसकी वजह से जो हर कभी पाकिस्तान में ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती थी, वो वाली जो सिचुएशन थी या वो वाली जो कंडीशन थी, वो सही हो गई थी, ठीक है। Pakistan leaned into CPEC, leveraging Chinese financing and technical assistance in an attempt to end power shortages that has paralyzed its country's economy. Years later, China's influence in Pakistan has increased at an unimaginable pace, ठीक है। तो यहाँ से जो है चाइना का जो रोल है पाकिस्तान में वो इंक्रीज हुआ, और ये अब उस टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ये इंक्रीज होता जा रहा है। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पर, वो अब एक बहुत ही अनइमेजिन्ड पेस पर इंक्रीज हो चुका है और पहुंच चुका है, ठीक है। चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर, चाइना जो है वो पाकिस्तान का क्या है, लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर है, ठीक है। कैसे है, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। China's ability to exert influence on Pakistan's economy has grown substantially in recent years, mainly due to the fact that Beijing is now Islamabad's largest creditor, ठीक है। तो जो चाइना का जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है, वो काफ़ी इंक्रीज हुई है कुछ इन ईयर्स में। और ये क्यों हुआ, क्योंकि चाइना का पाकिस्तान का चाइना पर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया, या फिर यहाँ पर जो है हमने क्या टर्म्स लिए हैं, बीजिंग एंड इस्लामाबाद, दैट इज द कैपिटल कंट्रीज। तो बीजिंग जो है वो इस्लामाबाद का लार्जेस्ट क्रेडिटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है पाकिस्तान को चाइना से मिलती है। According to documents released by Pakistan's Finance Ministry, Pakistan's total public and publicly guaranteed external debt stood at $44.35 billion in June 2013, just 9.3% of which was owed to China. अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में जो पब्लिक डेप्थ था that was 44.35 बिलियन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 9.3% जो है वो चाइना का था, ठीक है। लेकिन बाय अप्रैल 2021 की अगर बात की जाए तो बाय अप्रैल 2021 दिस एक्सटर्नल डेप्थ हैज बलून्ड टू $90.12 बिलियन, ठीक है। 44 से वो कहाँ चला गया, अब 90.12 बिलियन पर चला गया है, विद पाकिस्तान ओइंग 27.4%, ठीक है। और इस 90.12 बिलियन में पाकिस्तान 27.4%, दैट इज किसका, मतलब कि ये टोटल कितना बनता है, ये टोटल आपका बन रहा है $24.7 बिलियन ऑफ इट्स टोटल एक्सटर्नल डेप्थ टू चाइना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना का इसमें जो है 27.4% शेयर आ गया है, जो कि 2013 में समथिंग 9.3% ही हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये परसेंटेजेस को देखकर बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट या हम बोलेंगे बिगेस्ट क्रेडिटर है पाकिस्तान का। ऑल राइट, then additionally China provided financial and technical expertise to help Pakistan build its road infrastructure, expanding north-south connectivity to improve the efficiency of moving goods from Karachi all the way to Gilgit-Baltistan POK, ठीक है। चाइना ने इसके अलावा दैट इज चाइना जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल जो है दोनों ही एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रही थी, किसको, पाकिस्तान को, ताकि वो जो है ज़्यादा अच्छी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, जो नॉर्थ एंड साउथ कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। दीज इन्वेस्टमेंट्स वर क्रिटिकल इन बेटर इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज पोर्ट्स, स्पेशली कराची विद अर्बन सेंटर्स इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस, ठीक है।
Despite power asymmetries between China and Pakistan, the latter still has tremendous agency in determining its own policy, even if such policies come at the expense of the long-term socio-economic welfare of पाकिस्तानी सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि भाई चाइना ने कैसे कैसे जो है हेल्प किया है पाकिस्तान को, और सिर्फ पावर सिमेट्रीज नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे जो है बहुत सारी ऐसे भी ट्रेमेंडस एजेंसीज डिटरमाइन की गई थी खुद ही जो है पॉलिसीज बना कर। ऑलराइट, तो दैट मीन्स कि इससे हम जो है सिंपली यहाँ पर जो मेन चीज बोली जाएगी कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस के अंडर है ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना इज देयर लार्जेस्ट क्रेडिटर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या पूछा गया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने कैसे जो है हेल्प किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है, तो अब ये जो हमने यहाँ पर जो पूरा पैसेज पढ़ा है उससे हम इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में आंसर आएगा कि इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर चाइना प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू हेल्प पाकिस्तान बिल्ड इट्स रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो ये फाइनेंशियल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड किया, तो इसकी वजह से जो है बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ और ये जो है एम्प्लॉयमेंट और इनकम को सपोर्ट कर रहा था कहाँ पर, पाकिस्तान की। ऑलराइट, इसके अलावा CPEC हैज लेड टू अ मैसिव इंक्रीज इन पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, वहीं से जो है सारी चीजें स्टार्ट हुई। पावर जनरेशन हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है जो पाकिस्तान है वो खुद ही जो है काफी सेल्फ सफिशिएंट बना पावर जनरेशन में। सो इट हैज ब्रॉट एन एंड टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स इन द नेशन व्हिच हैड मेड ब्लैकआउट्स इन द रेगुलर फिनोमेना अक्रॉस द इकोनॉमी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस हो गए किसके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्लियरली आपके जो है पैसेज में से था और वहीं से जो है हमने इसका प्रॉपर आंसर लिख दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेब्ट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान बाय चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, तो जो बायलैटरल डेब्ट ट्रैप है इसका जो इम्प्लीकेशन है वो हम बताएं। सो चाइना हैज बिकम फेमस फॉर इट्स डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, लेकिन चाइना जो है ये फेमस बन चुका है कुछ टाइम से, किस चीज में, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप जो हो ना थोड़ा सा अपने जो करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जो है लिंक करके लिख सकते हो। व्हाट जो चाइना वो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, क्यों हम जो है ये चीज बोल रहे हैं, बिकॉज चाइना क्या करती है, चाइना पाकिस्तान जैसे जो ऐसे नेशंस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं, जिन्हें की ग्रो करने की जरूरत है, जिन्हें फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है, तो चाइना जैसे जो नेशंस हैं वो क्या करते हैं, ऐसे नेशंस को लोन देते हैं। जब कोई भी पूरी वर्ल्ड में कोई दूसरे नेशन जो है वो रेडी नहीं होते हैं इन नेशंस को जो है लोन देने के लिए, तो तब जो है चाइना इन नेशंस को देता है लोन। ठीक है, अब जब लोन देता जाता है तो जो डिपेंडेंसी है उन छोटे छोटे नेशंस की चाइना पर वो बढ़ती जाती है, और चाइना जो है वो ऐसी अपनी सारी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है जो कि चाइना को भी पता है कि भाई ये जो कंट्री है उसमें ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगी, या चाइना जिस पर इन्वेस्ट कर रहा है चाइना को पता होता है कि वो नहीं जो है ग्रो कर पाएगी, बट स्टिल चाइना इन्वेस्ट करता है। अब इससे क्या होता है कि जब एक कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस गई है, ठीक है, दैट मीन्स जो एक कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो अब चाइना पर डिपेंडेंट है, ओके, या चाइना के जो है लोन के अंदर दबी हुई है, तो पाकिस्तान जो है वो चाइना को कुछ कह नहीं सकती, पाकिस्तान सपोर्ट करेगी चाइना का। ऑल्सो अगर बहुत टाइम तक जब पाकिस्तान ये चीजें नहीं कर पाएगी, लोन वो नहीं रीपे कर पाएगी, तो पाकिस्तान की जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो क्या किया जाएगा, वो चाइना को ही दे दिया जाएगा। चाइना उन चीजों को खरीद लेगी, उनको खरीदने के बाद में उसका जो वहां पर क्या है, उसका जो वहां पर पूरी पावर है वो भी और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, एंड चाइना फिर
फिर अपने तरीके से खुद उस पर प्रॉफिट अर्न कर कर अपनी कंट्री का जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये रहती है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि पहले जो है ऐसे छोटे छोटे नेशंस को हम हेल्प करेंगे, वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर हम जो है उन पर अपना जो पावर है वो चलाएंगे। ठीक है, So China provides financial and technical expertise, assistance to help various nations to bring them under its direct or indirect influence. ठीक है, चाइना क्या करती है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस वेरियस नेशंस को, ताकि वो जो नेशंस हैं वो इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए। The first and the foremost implication of the diplomacy is that Beijing has now become Islamabad's largest creditor. ठीक है, जो फर्स्ट इसकी जो इसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन है वो क्या है कि बीजिंग जो है वो इस्लामाबाद का लार्जेस्ट क्रेडिटर बन चुका है। According to documents released by Pakistan's finance ministry, its total public external debt stood at $44.35 billion in June 2013, just 9.3% of which was owed to China. By April 2021, this external debt has ballooned to $90.12 billion, with Pakistan owing 27.4%, that is $24.7 billion of its total external debt to China, according to IMF. तो ये वाली जो लास्ट वाली कुछ हमारा पैराग्राफ है, ये टोटली हमने क्या लिया, अपनी जो पैसेज है उससे उठाकर ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, और ये जो इम्प्लीकेशन है ऑफ डेट ट्रैप, इसका जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट है, या ये जो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन है कैसे अराइज हुई है। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारे जो 8 और 9 क्वेश्चंस थे जो कि हमारी इस केस स्टडी पर बेस्ड थे, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इम्पैक्ट द यूज ऑफ डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है स्टूडेंट्स, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं जो हमारा जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर है उसे। ठीक है, मतलब कि जो हम बोलते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हम नहीं बोल सकते कि होता है, और उसके पीछे का एक रीजन है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तो ये कैसे जो है इसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं वो बहुत ही एसेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं, वो बहुत ही एसेंशियल जो है हम बोलेंगे वर्क होते हैं। अगर वो चीजें ना की जाए तो एक जो है हेल्दी एंड इवन जो हम बोलेंगे कि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हो गया एक होम मेकर का, अगर प्रॉपर जो है होम मेकर अपना जो घर है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अफेक्ट करेगा, दैट इज जीडीपी में अफेक्ट करेगा। लेकिन इन चीजों को हम जो है क्या नहीं करते हैं, अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू का एस्टिमेशन करना इज नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, तो ये एक क्या बनता है, ये एक ड्रॉबैक बनता है फॉर यूजिंग जीडीपी एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अब मैंने गार्डनिंग की, ठीक है, अब उसकी जो है ये इसके लिए मुझे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करा जा रहा है, मैं सिर्फ गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आपकी पूरी जो है सराउंडिंग, आपके पूरे एरिया पर आ रहा है। अगर जो है क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, जो कि हेल्प करेंगे जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस गार्डनिंग की वैल्यू जो है नहीं यूज की जाएगी, या नहीं जो है आपके जो है इसमें इंक्लूड की जाएगी जीडीपी में। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो एक क्या बनते हैं, वो एक हमारा रीजन बनते हैं कि हम जीडीपी को एज अ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, so non-monetary exchange transactions are not included in the estimation of gross domestic product on account of practical difficulties like non-availability of reliable data। ठीक है, जो non-monetary exchange transactions हैं उन्हें हम estimation of GDP में include नहीं करते। उसके रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो practical difficulties होती है reliable data नहीं होने की वजह से। ठीक है, although these activity enhance public welfare which may lead to underestimation of GDP, लेकिन ये जो सारी चीजें ये public welfare के लिए जो है यूज होती
करती है या पब्लिक वेलफेयर को एनहांस करती है, जो कि जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर इसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट येट हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है एंड उनका जो एस्टिमेशन है वो कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसका हमने एग्जाम्पल लिखा किचन गार्डनिंग सर्विसेज ऑफ होम मेकर एक्सेट्रा, ये कुछ हमारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन ये देखते हैं। मॉनेटरी मेजर ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी मेजर्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जो इन्फ्लेशनरी गैप है इकोनॉमी में उसे जो है क्योर करने के लिए, उसे सही करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स जो है वो सही है। अब हमें ये बोला गया है कि आपको कोई भी 2 जो है मॉनेटरी मेजर्स बताने हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की उसके अंडर जो आपके पास में वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें से आपको कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, 2 मेजर्स लेने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है और बताना है कि उनमें आप कब इंक्रीज और डिक्रीज करोगे अगर इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है तो। ठीक है, मतलब कि उन 2 मेजर्स की हेल्प से आप जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। ऑल राइट, अब जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वेरियस मेजर्स है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, उनमें से आप कोई भी 2 ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर बता दिया वही आपको लिखना है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, बस ये करना है कि आपको सही आंसर लिखना होगा। ऑल राइट, अब आंसर देख लेते हैं। 2 measures which may be used to solve the problem of inflation are an increase in cash reserve ratio। ठीक है, CRR, that is cash reserve ratio। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर परसेंटेज होता है एक कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स का जो कि कमर्शियल बैंक को किसके साथ में रखना होता है, किसके पास में रखना होता है? सेंट्रल बैंक के पास में। ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है, दैट मीन्स इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? जब एक्सेस डिमांड होती है। एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब हम इससे ये लगाएंगे कि इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में जो लोग हैं उनके पास में मनी है और वो उस मनी को स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए जो है इन्फ्लेशनरी गैप या हम बोले एक्सेस डिमांड हो रही है। ठीक है, अब इस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो वेरियस मेजर्स लिए जाएंगे वो ऐसे लिए जाएंगे कि कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा मनी को हमारी इकोनॉमी में फ्लो नहीं होने दे। ठीक है, तो जो एक्सेस मनी है वो सेंट्रल बैंक रख लेगी या जो एक्सेस मनी है उन पर कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाएंगे और डिस्करेज किया जाएगा लोगों को कि वो बोरो करे ज्यादा मनी। ठीक है, और डिस्करेज जो हमें डायरेक्टली बोलकर नहीं कर सकते, आरबीआई जो है डायरेक्टली बोलकर नहीं कर सकती कि आप लोन मत लो, उसके लिए वेरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे और उन मेजर्स को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आया? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज क्यों करना है? देखो सिंपल सी चीज है, मान लो एक कमर्शियल बैंक के पास में डिपॉजिट कितना आया है? 100 रुपीज का। ठीक है, हम छोटा अमाउंट लेंगे, इससे समझेंगे। 100 रुपीज का आया है। मान लो जो कैश रिजर्व रेशियो पहले था वो था 20%। तो 20% के अकॉर्डिंग अब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में दैट इज आरबीआई के पास में 100 का 20% दैट इज 20 रुपीज जो है एज अ रिजर्व रखना होगा। बचा कितना? बच गया इसके पास में 80 रुपीज। इस 80 रुपीज का क्या किया जाएगा? इसे लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 80 रुपीज लोन जाएगा। अब जब इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगी? इस पर्टिकुलर परसेंटेज को इंक्रीज करेगी। आरबीआई ने बोला कि अब कैश रिजर्व रेशियो 40% है, तो 100 का 40% दैट मीन्स हो गया ये 40 रुपीज। अब जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है वो कितना बचा? वो बचा है 60। ठीक है, तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज ही क्या कर पाएंगी? 60 रुपीज ही एज इन दी फॉर्म ऑफ लोन दे पाएंगी। ठीक है, तो कम हुआ ना अमाउंट, मतलब कि अब जो है मनी सप्लाई कम इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। ठीक है, मार्केट में। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो कम मनी को सप्लाई कर पाएगी इन दी मार्केट। पहले वो 80 रुपीज को सप्लाई कर पाती है, अब वो 60 रुपीज को ही सप्लाई कर पा रही है। ठीक है, तो ये जो है अमाउंट कम हुआ जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई
कम होगा तो इकोनॉमी की जो एक्सेस डिमांड है वो हमारी एक डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड पर पहुंच जाएगी और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो भी क्योर हो जाएगा, ठीक है। सो कैश रिजर्व रेशियो में किया क्या, इंक्रीज। एन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो में रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी। This may lead to fall in the borrowings from bank, causing a fall in aggregate demand in the economy and helps to correct the inflationary gap in the economy, ठीक है। तो आई गेस ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पर रिटर्न है एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी हो गई है। फिर जो सेकेंड वाला मेजर है वो हमने क्या लिया है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देना। क्या होता है भाई कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी सिक्योरिटीज किसको देती है, वो अपनी सिक्योरिटीज देती है आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट बन के क्या करते हैं, इन सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। अब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक या जनरल पब्लिक को सेल करती है अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है। मान लो हम क्या बोल रहे हैं, आरबीआई ने इन सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को सेल किया। अगर आरबीआई सेल कर रही है, अगर यहां से जो है सेल हो रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को क्या करेगी, इसका पेमेंट करेगी, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज को सेल कर रहे हो तो आप क्या रिसीव करोगे, मनी रिसीव करोगे, ठीक है। तो यहां से जब आरबीआई ने सेल की कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज तो कमर्शियल बैंक पेमेंट करेगी। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास में जो मनी है वो कहां चला जाएगा, ये मनी चला जाएगा आरबीआई के पास में, ठीक है। तो जब मनी आरबीआई के पास में चला गया तो कमर्शियल बैंक के पास में अब कम मनी बचा है जो कि वो फर्दर लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कम मनी बचा है तो और बोरोइंग्स कम होगी, बोरोइंग्स कम होगी तो इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में आएगी, हेंस जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज नहीं करना है। परचेज करने पर क्या होता, अगर मान लो आरबीआई परचेज करती सिक्योरिटीज को तो यहाँ से परचेज करती आरबीआई से, जो मनी है वो कमर्शियल बैंक के पास जाता, कमर्शियल बैंक के पास में मनी जाता तो मनी ज्यादा होता, ज्यादा बोरोइंग्स होती, ठीक है। तो कब सेल करना है, कब परचेज करना है, इस चीज को प्रॉपरली लॉजिक के साथ में आपको जो है ना समझना है, ऑल राइट। तो क्या किया जाएगा, सेल की जाएगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक विल एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। As a result, aggregate demand in the economy may fall and correct the inflationary gap in the economy. All right, तो आई गेस ये जो दोनों ही मेजर्स थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। इनके अलावा और भी जो वेरियस मेजर्स हैं, आप कोई भी मेजर लिख सकते हो, आपका जो भी जो है आपको जिसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो वो मेजर आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बोला गया एनी टू मेजर आपको बताना है तो आपके पास में कोई भी कंपल्शन नहीं कि आपको यही पर्टिकुलर मेजर बताना होगा। ऑल राइट, आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन है आपके पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। कुछ डेटा गिवन है, इससे हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपीएटीएफसी करना है फाइंड आउट। यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम दी है 3+2 मार्क्स। दैट मीन्स आपके पास में ये एक क्वेश्चन है जिस पर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं और इसके बाद में आप इसी में एक और क्वेश्चन देखोगे, दैट इज इसका जो बी पार्ट देखोगे उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपको आंसर करने होंगे। अब डोमेस्टिक इनकम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका बी पार्ट देखेंगे। आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन इस वाली स्लाइड पर है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में ये रही। ऑल राइट, अब देखते हैं कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज, then dividend, undistributed profit, net factor income from abroad and mixed income of self employed, ठीक है। अब ये जो वेरियस हमारे पास में वैल्यूज गिवन है, कंपोनेंट्स गिवन है, इससे हमें समझ में आए कि कौन सा मेथड हमें यूज करना होगा, इनकम मेथड हमें करना होगा यूज, ठीक है। अब इनकम मेथड में स्टूडेंट्स हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, इनकम मेथड में हमें एग्रीगेट मिलता है एनडीपीएटीएफसी और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स हमें और फर्दर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने होंगे, सीधा सीधा अपने इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करना है और अपनी जो डोमेस्टिक इनकम है उसे कर लेना है फाइंड आउट।
क्या फॉर्मूला होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑल राइट, अब यहाँ पर देख लें चीजें क्या क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लेंगे हम 2000, रेंट एंड इंटरेस्ट ले लेंगे हम 800, इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमें जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है, और हमने जो सारी चीजें देखी उसमें देखा कि प्रॉफिट आपके पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसलिए प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें गिवन है हम ये ले लेंगे, अगर इनमें से एक भी चीज गिवन है तो हम उसे ले लेंगे। तो यहाँ से जो है कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे हम 460 का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है, ना ही हमें जरूरत है सब्सिडीज की। सो इस वाली स्लाइड से हम ये 3 फिगर्स लेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो डिविडेंड आ जाएगा आपका 940, दैट इज प्रॉफिट का कंपोनेंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि अदर नेम हो जाता है आपके रिटेन्ड अर्निंग्स का, यह आ जाएगा आपका 300। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसकी हमें जरूरत नहीं है, एंड मिक्स्ड इनकम हो गई आपकी 200। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड से हम इन 3 फिगर्स को ले लेंगे। अब ये जो सारे फिगर्स हैं इन्हें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा अपना एनडीपी एट एफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई, जो कि होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सो दैट विल गिव यू 2000 प्लस 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300 एंड प्लस 200। ये जो सारे फिगर्स गिवन थे वो हमने लिख दिए। इन सबको जब आपने ऐड किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? 4700 करोड़ की। सो दैट मीन्स आपका एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कितनी हो गई? 4700 करोड़ हो गई है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसका जो बी पार्ट है वो देखें, तो बी पार्ट में आपको गिवन है, दैट इज इसमें 2 मार्क्स का जो है वेटेज है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड के बीच का जो डिफरेंस है ये हमें बताना है। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि आपने जो आउटपुट बनाया है उसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, और वैल्यू एडेड क्या होता है कि आपके जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनमें आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है, उसे आप वैल्यू एडेड कहते हो। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ output is the estimated money value of all the goods and services inclusive of change in stock and production for self consumption। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमारी एस्टिमेटेड मनी वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। इसमें जो है आपका चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है, एंड जो प्रोडक्शन किया गया है फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। एंड वहीं अगर हम वैल्यू एडेड की बात करें तो ये क्या है? वैल्यू एडेड इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फॉर्मूला भी हमारा यही होता है वैल्यू एडिशन का या वैल्यू एडेड का, दैट इज वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर, दैट इज जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनमें आपने कितने वैल्यू एडिशन की है, दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, so I guess clear, sorry, that will give you value added, I am so sorry, intermediate consumption के ऊपर आपने कितनी वैल्यू का एडिशन किया है, that is your value added। ऑल राइट, तो आई गेस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं इसका एक और क्वेश्चन गिवन है, और वाला क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स या तो आप वो जो ए और बी हम देख कर आ गए उसे आप आंसर करने वाले हो, या फिर आपके पास में एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, ये भी 3+2 मार्क्स का है। दैट मीन्स इसमें भी आपके पास में ए एंड बी 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, मतलब कि 2 पार्ट्स हैं सेम क्वेश्चन के। तो अब इन दोनों को भी देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय संभव अ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। हमारे पास में कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पर हाफ डेटा है, हाफ डेटा आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा गिवन है स्टूडेंट्स आपके पास में, और बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। किसका जो है ये फाइंड आउट करना है? एक फार्मर है नेम्ड संभव, उसका जो है नेट वैल्यू एडेड हमें निकालना है। ऑल राइट, तो नेट वैल्यू एडेड आप कैसे निकालोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें पता है, हम करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपको वो करना है, और उसमें आप माइनस कर दोगे आपका जो डेप्रिसिएशन है, तो आपके पास में आ जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस पर मिलता है, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। सेल ऑफ व्हीट बाय अ फार्मर इन द लोकल मार्केट, देन परचेज ऑफ ट्रैक्टर,
फिर है आपके पास में प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद में गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एंड सब्सिडी। अब ये जो सारी चीजें गिवन है इससे हमें जो है थोड़ी सी जो है प्रॉपरली अपना माइंड यूज करके लगाना होगा। हमें पता है जीवीएट एमपी ही देख लेते हैं अभी, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, एनवीएट एफसी बन जाएगा वो। अब देखो जीवीएट एमपी के लिए हमें क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मैं एक्सपांड करूं तो इसको कैसे निकालते हैं हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास में चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है, लेकिन सेल्स गिवन है और अलग अलग तरीके से गिवन है। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो क्या किया गया भाई, सेल ऑफ व्हीट बाय अ फार्मर इन द लोकल मार्केट, ठीक है। लोकल मार्केट में जो है सेल की गई जो व्हीट है उसे सेल किया गया, ठीक है। तो ये आपका सेल्स का पार्ट है। उसके बाद में प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, गवर्नमेंट जो है फार्मर से क्या ले रही है, व्हीट को खरीद रही है, तो ये भी फार्मर के लिए दैट इज संभव के लिए क्या हुआ, सेल ही हुआ, ठीक है, सेल ही हुई ये भी, तो ये भी आपके सेल्स में इंक्लूड होने वाली है 200। उसके बाद में अगर हम ये देखें कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, ये हुआ है सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन भी हम जो है इस सेल्स में इंक्लूड करते हैं, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्फ कंजम्पशन वाला अमाउंट भी आता है, इसलिए ये भी जो है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही आप लोग लिखने वाले हो, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता कंजम्पशन ऑफ सीड्स, ऑलराइट, अगर सीड्स लिखा होता तो हम उसे समझते कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन लिखा क्या है, कंजम्पशन ऑफ व्हीट किया गया है, दैट मींस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज की गई है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी सेल्स बनती है 6800 250 की। अब उसके बाद में चेंज इन स्टॉक आपके पास में है नहीं। उसके बाद में देखा जाए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ ट्रैक्टर को आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लोगे, क्योंकि ट्रैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर एक कैपिटल एसेट है, ऑलराइट, तो इसे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानोगे, दैट इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ऑलराइट। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की भी कोई जो है वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम इसे जो है जीरो ही अज्यूम कर लेंगे, ऑलराइट। तो इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स में आ जाएगा 6800 250। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें चाहिए है अपना एनवीएट एफसी। तो एनवीएट एफसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीवीए एट एमपी में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन और माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या चीज है और बची है वो देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उनके मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करना। अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी तो ऐसा ही होता है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आपको बताता है कि आपकी जो सारे कैपिटल स्टॉक्स है उनकी वैल्यू कितनी फॉल हुई है, ठीक है। आप उतना जो अमाउंट हो एज अ रिजर्व रख लेते हो या फिर यूज करते हो, तो वही अमाउंट आपने यूज किया है आपका जो कैपिटल एसेट है उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। सो दैट मींस कि ये क्या होगा, ये आपका डेप्रिसिएशन है, ऑलराइट। सो ये 100 आप लोगे किसमें, डेप्रिसिएशन में। एंड आपके पास में सब्सिडीज गिवन है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस है नहीं यहाँ पर। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं एक्सपांड करूं तो क्या लिखूंगी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना। ये तो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ सब्सिडीज है तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, इसलिए हम सब्सिडीज को क्या करने वाले हैं, सब्सिडीज को इसमें करेंगे हम लोग प्लस, ठीक है। तो आप -100 करोगे प्लस 20 करोगे, और फिर ये सारी चीजों को मतलब कि जो लास्ट वाली स्लाइड पर हमने देखी उन फिगर्स को और 100 और 20 को लेकर आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनवीए एट एफसी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट प्लस प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर प्लस कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर माइनस एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक, और यहाँ पर जो है प्लस सब्सिडी भी आपका, ऑल राइट। तो आई गेस क्लियर हो गई आपको चीजें, आपने सेल्स में कैसे जो है वेरियस फिगर्स को लिया है, आई होप सो ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। अब इन सारे जो है इन सबके जो फिगर्स हैं वो हम लिख देंगे, दैट इज 6800 250 प्लस 20 एंड माइनस 100, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको प्लस कर लेना, उसके बाद में जो है उसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 6900
1,870 crores, ठीक है। सो आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसे समझने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, आई होप सो कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया है। ऑल राइट, अब इसका ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट ले लें। 3+2 वाला सिस्टम है, तो ये जो 2 मार्क्स का है ये देख लें। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 2 कंपोनेंट्स, कोई भी 2 कंपोनेंट्स आपको बताना है। अब देखा जाए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 2 ही तो कंपोनेंट्स होते हैं, तो एनी नहीं लिखते, तो भी जो है हमें 2 कंपोनेंट्स इसके एक्सप्लेन करने। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सॉरी नॉट 2 कंपोनेंट्स, आई एम सो सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे फाइंड आउट करता है, मैंने उसका आंसर कर दिया आपको। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास में। क्या निकालोगे आप, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। ये जो नेट है स्टूडेंट्स, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये नेट आपका सिग्निफाई कर रहा है कि आप जो हो फ्रॉम में से 2 माइनस कर रहे हो। दैट मीन्स जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड है उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू अब्रॉड, तो आपको मिल रहा है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सेम गोज, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड है उसमें से आप माइनस कर रहे हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू अब्रॉड, तो आपको क्या मिल रहा है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये कुछ जो है हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन में भी आपके पास में 2 पार्ट्स है, ए एंड बी, दोनों को हम लोग आंसर कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स डिजाइन टू किल पेस्ट. Many pesticides can also pose health risk to people even if exposed to nominal quantities. In the light of the above statement, suggest any 2 traditional method for replacement of chemical pesticides. ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट ये आपको बता रही है कि पेस्टिसाइड्स जो है वो हार्मफुल हैं, वो जो है एक थ्रेट है फॉर मेनी पीपल एंड दिस ऑल, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन बोला गया है कि इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको बताना है कोई भी 2 ट्रेडिशनल मेथड्स बताने हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स को। ऑल राइट, तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका। आपको क्या लेना है, आपको इको फ्रेंडली जो पेस्टिसाइड्स है उनका आपको यहाँ पर जो है सोल्यूशन देना होगा। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस can help in controlling contamination without the use of chemical fertilizers as follows. First वाला हमने दिया, neem trees and its byproducts are the natural pest controller which has been used since ages in India. Recently the government promoted the sale neem coated urea as a measure of natural pest control, ठीक है। तो नीम पेस्ट कंट्रोल जो है, नीम बेस्ड पेस्ट कंट्रोल्स जो है इन्हें यूज किया जा सकता है। ये जो है ये आपके पेस्ट को कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ में जो आपका ये पर्टिकुलर प्रोसेस है ये हेल्प करता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स में, ठीक है। And large variety of birds should be allowed to drill around the agricultural areas. They can clear large varieties of pests including insects. ठीक है, तो जो large variety of birds है उन्हें भी हमें अलाउ करना चाहिए कि वो जो है एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर जो है घूमते रहे, इससे जो है पेस्ट भी कंट्रोल हो सकता है, साथ ही साथ जो इंसेक्ट्स हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज बर्ड्स विल ईट देम। ऑल राइट, तो ये कुछ हो जाता है हमारे इको फ्रेंडली जो पेस्टिसाइड कंट्रोल मेथड्स हैं ये। ऑल राइट, फिर इसी का जो बी वाला है वो भी देख लें। In recent times, the Indian economy has experienced the problem of casualization of the workforce. This problem has only been aggravated by the outbreak of COVID-19. ओके, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और ये बोला जा रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ी, कोविड-19 के आउटब्रेक से। अब क्वेश्चन देखना, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो। डिस्कस एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप इससे एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है 2 डिसएडवांटेज कैजुअलाइजेशन के। ऑल राइट, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इज क्वाइट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया, ठीक है।
जो कैजुअलाइजेशन है उससे अगर हम देखें तो ये काफ़ी जो है रिलेवेंट है। हमने एकदम जो है दोनों चीज़ों पे नहीं कहा, ठीक है। अब ऐसे सेफ आप हमेशा नहीं खेल सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन था इसमें सेफ खेलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ हद तक जो है कोविड-19 की वजह से भी जो है कैजुअलाइजेशन हमें देखने को मिला है, ठीक है, बट नॉट कंप्लीटली बिकॉज ऑफ कोविड-19, इसलिए आप कंप्लीटली येस या नो नहीं बोल पाए, इसलिए हमने लिखा कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है क्वाइट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो देख लें, या इसके जो बेस्ड इसकी जो चीज़ें हैं वो देखें। सो फॉर कैजुअल वर्कर्स द राइट्स ऑफ द लेबर आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज, particularly during pandemic times, as demand for goods and services fell, the casual workers were left jobless without any compensation or support, ठीक है। ये बनता है इसका क्या डिसएडवांटेज कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनके पास में जो है राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली लेबर लॉज जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। और इसीलिए ऐसे जो पेंडेमिक्स वाले टाइम आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं ये अनएम्प्लॉयड बहुत जल्दी होते हैं, बिकॉज जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है तो इन लेबर्स को सबसे पहले जो है जॉब से निकाला जाता है, ठीक है। और जब जॉब से निकाला जाता है तो कोई भी काइंड ऑफ कंपनसेशन या कोई भी काइंड ऑफ जो है रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन मिलियंस ऑफ कैजुअल वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, रेजिंग द क्वेश्चंस ऑफ देयर सर्वाइवल। Also, additional health expenditure added to their troubles. Had such workers being working under the formal sector, it would have given them some respite in this, some जो है रिलीफ इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो अगर इसका जो है हम एग्जाम्पल देखें, मतलब कि डिसएडवांटेज हम बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेंडेमिक, तो कोविड-19 लॉकडाउन में जो है मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो है, मिलियंस ऑफ जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली गई और उनके पास में जो है कोई भी काइंड ऑफ मनी नहीं रहा। साथ ही साथ जो हेल्थ जो प्रॉब्लम हुई या हेल्थ इश्यूज की वजह से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा, और ऐसे केस में लोगों की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा क्या होती गई, डिटोरिएट होती गई। दैट मीन्स ये क्या बनते हैं, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस बनते हैं। इसी की जगह पर अगर एक पर्सन की एक पर्सन जो वो अगर रेगुलर वर्कर होता, उसकी जो है रेगुलर जॉब होती, तो उसे कुछ रिलीफ मिलता इन सारी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ कैजुअलाइजेशन। आई होप सो कि अच्छे से जो है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, एंड साथ ही साथ ये जो हमारा पूरा सैम्पल पेपर था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग अपने इस सैम्पल पेपर 1 के एंड पर आते हैं, एंड आई गेस कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।